Very good morning to all my dear students. Now let's take up amendments for May 24 examination GST. May 24 examination GST. जो बैचेज मेरे अभी खत्म हुए हैं उन बच्चों को अमेंडमेंट्स करने की जरूरत नहीं है, उनको तो मैंने क्लास में करवा दी है। और जो क्लास में मैंने बुक यूज की थी वो यूज की थी जीएसटी 11th एडिशन। जीएसटी 11th एडिशन, तो इस 11th एडिशन में सारी की सारी अमेंडमेंट्स ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड हैं। उन बच्चों को मैंने क्लास में लेटेस्ट करवा दिया है। लेकिन जिन बच्चों ने कोचिंग ली थी नवंबर 23 के लिए, ये अमेंडमेंट बेसिकली उनके लिए है और उनके पास रहा होगा जीएसटी एडिशन 10। जो अमेंडमेंट्स है वो इस एडिशन में है, जीएसटी 10 में। तो मैं कोशिश करूंगा कि पेज नंबर भी बताता चला जाऊं आपको साथ साथ कि कहां पे अमेंडमेंट है। ठीक है, अब ये अमेंडमेंट्स का सिस्टम क्या है कि जो भी अमेंडमेंट आई है 31 अक्टूबर 23 तक वो मई 24 एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। अच्छा, जो मेरा बैच अभी चल रहा है नवंबर 24 का, उन बच्चों को तो ये बिल्कुल भी देखने की जरूरत नहीं है, वो उनको सब लेटेस्ट मिलेगा। सिर्फ वो जो बच्चे जिन्होंने नवंबर 23 के लिए मुझसे कोचिंग ली थी उनके लिए अमेंडमेंट है। प्लस जो नई बुक है 11th एडिशन, ये हमारी साइट पे अपलोड की हुई है आइकन नंबर 11 में। जब मैं अमेंडमेंट करवा दूंगा तो बेशक इसमें से भी देखने, इसमें इनकॉर्पोरेटेड मिल जाएगा आपको। ठीक है जी। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट अमेंडमेंट। देखो, आईसीआई ने अभी अमेंडमेंट रिलीज किए हैं जीएसटी के। वो पहले आईसीआई ने रिलीज किए थे 52 पेजेस के अमेंडमेंट थे, 52 पेजेस के अमेंडमेंट थे। इसमें काफी पार्ट आईसीआई ने वो भी डाल दिया था जो सिलेबस में ही नहीं है। तो अब आईसीआई ने दोबारा रिलीज किए हैं। जो दोबारा रिलीज किए वो 34 पेज के हैं। तो प्लीज ये ध्यान रखना, हो सकता है कुछ बच्चों के पास अभी भी ये वाला आईसीआई का पीडीएफ हो जो 52 पेज का, वो नहीं करना आपको, 52 पेज वाला नहीं करना। अब नया रिलीज किया 34 पेज का, पेज नंबर से ध्यान हो जाए, आपको पता लग जाएगा। तो 34 पेज वाला करना है। तो मैं अब आपको 34 पेज वाला जो है वो करवा रहा हूं और वो हमारी साइट पर आइकन नंबर 10 में अपलोडेड है। वो मैं अभी आपको शो करता हूं। लेट्स सी दैट पार्ट। ये डॉक्यूमेंट है जो ऐसे रिलीज किया है। पहले ये 52 पेज का रिलीज किया था, अब जो उन्होंने नया रिलीज किया है ये 34 पेज का है। स्टार्टिंग में तो वही सब बात लिखी हुई है कि 31 अक्टूबर 23 तक का आपको अमेंडमेंट तैयार करने हैं। तो लेट्स सी नाउ द फर्स्ट अमेंडमेंट। जो फर्स्ट अमेंडमेंट है वो है चैप्टर नंबर सप्लाई अंडर जीएसटी का, ये चैप्टर है, ये अमेंडमेंट है। अब ये अमेंडमेंट क्या है, देखिए मैं थोड़ा सा पहले आपको बता देता हूं ये अमेंडमेंट क्या है, उसके बाद देखते हैं। देखो, एक हमने शेड्यूल 3 किया था, शेड्यूल 3। उसमें था कि कुछ एक्शनेबल क्लेम को छोड़ दो, बाकी एक्शनेबल क्लेम को सप्लाई माना जाएगा। गुड्स की डेफिनेशन में एक्शनेबल क्लेम थे और गुड्स की डेफिनेशन ने लिखा था कि सारे एक्शनेबल क्लेम को गुड्स माना जाएगा, लेकिन शेड्यूल 3 ने कहा नहीं, सिर्फ 3 एक्शनेबल क्लेम जो कि लॉटरी वगैरह से, गैम्बलिंग से कनेक्टेड है, उन्हीं को सप्लाई माना जाएगा और किसी को नहीं। तो इस लिस्ट के अंदर अब 3 और ऐड हो गए हैं। 6 एक्शनेबल क्लेम है जिनको सप्लाई माना जाएगा। पहले 3 थे, अब 6 हो गए। अब ये 3 और कौन से ऐड हो गए वो देखिए आप। 3 कौन से ऐड हो गए, एक तो कैसीनो आ गया, एक हॉर्स रेसिंग है, एक ऑनलाइन गेमिंग है। ये 3 और ऐड हो गए। पहले 3 थे, अब 3 और ऐड हो गए। अर्लियर एज पर एंट्री 6 of Schedule 3, external claims were outside the purview of GST. Schedule 3 में कुछ ये एक्शनेबल क्लेम कवर्ड थे, कुछ एक्सक्लूड थे। कवर्ड थे 3, अब 3 के बदले हो गए 6। हर बैटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी, ये 3 पहले कवर्ड थे। पहले खाली ये 3 कवर्ड थे, अब इन 3 के अंदर ये 3 और आ गए। बस बाकी तो वही सब बातें रिपीट कर करके लिखी हुई है, बस ये आप नोट कर लो। और अभी मैं आपको बुक का पेज नंबर भी बता देता हूं, जो पुरानी बुक है उसका पेज नंबर भी बता देता हूं जहां पे ये लिखा हुआ है। लेट मी टेल यू द पेज। देखिए, जो 10th एडिशन है उसका पेज नंबर 226, इस पे शेड्यूल 3 है। शेड्यूल 3 का
जो पॉइंट्स है उसके पॉइंट नंबर 6 में पहले लिखे थे 3, अब 3 और प्लस हो गए। तो जिनके पास 10th एडिशन है वो इस तरह से एक एक करके चेक कर लेना। तो बीच में मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, एक बार आप इस अमेंडमेंट को रीड भी कर लो जो यहां लिखी हुई है। मैं दोबारा वो अमेंडमेंट एक बार निकाल देता हूं, ये यहां से एक बार आप रीड भी कर लो, ये कनेक्ट हो जाएंगे आपस में। देख लीजिए, एक बार दोबारा देख लीजिएगा। 10th एडिशन, पेज नंबर 226, शेड्यूल 3। इसमें जहां 6 नंबर पॉइंट पर 3 पहले थे एक्शनेबल क्लेम, 3 और ऐड हो गए हैं, 3 के अब 6 हो गए हैं। एक अमेंडमेंट तो ये आई है। उसके बाद अगले अमेंडमेंट पे चलते हैं। अच्छा, इसमें जो 3 ऐड हुए हैं, कैसीनो, हॉर्स रेसिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग। जो ऑनलाइन मनी गेमिंग है उसका डेफिनेशन भी आ गया है और ऑनलाइन गेमिंग उसका डेफिनेशन भी आ गया है। तो देखिए जरा एक बार ये भी देख लीजिएगा जो डेफिनेशन आई है। देखिए ये जो 6 एक्शनेबल क्लेम है 3+3, ये जो रेड में आए हैं 3 ये नहीं आए हैं। अब इसकी डेफिनेशन डाल दी है ऑनलाइन गेमिंग की। ये डेफिनेशन है ऑनलाइन गेमिंग की। न्यू सेक्शन इंसर्टेड 2 ब्रैकेट 80A डिफाइंस ऑनलाइन गेमिंग। Online money gaming means online gaming in which player play or deposit money, money is worth, including virtual digital asset, in expectation meaning money or money is worth, including virtual digital asset in any event, including game, scheme, competition or any other activity process, whether or not its outcome performance is based on skill, chance or this. तो एक तो ये डेफिनेशन आप याद कर लेना, जो डेफिनेशन यहाँ दी हुई है। टर्म ऑनलाइन मनी गेमिंग को डिफाइन किया 280B में और 280A में डिफाइन किया ऑनलाइन गेमिंग को। ऑनलाइन गेमिंग का मीनिंग अलग है, ऑनलाइन मनी गेमिंग का मीनिंग अलग है। ऑनलाइन गेम तो कोई भी हम गेम खेल रहे हैं, मनी गेमिंग में पहले कुछ मनी डिपॉजिट होगी, उसके बाद वो गेम खेला जाएगा। तो उसमें कुछ एडवांस मनी डिपॉजिट की जाएगी और इसके अंदर एडवांस मनी नहीं होगी। अब ये जो गैम्बलिंग की एक्टिविटीज है वो तो आप लोगों को मुझसे ज्यादा पता होगा कौन कौन सी गैम्बलिंग एक्टिविटी है। किसी में पैसा जमा होता है, किसी में पैसा जमा हुए बिना होता है। तो दोनों को यहां पे डिफाइन कर दिया, ये क्या है, ये क्या। तो एक बार आप इसको और रीड करके देख लें। देखिए अब इसके बाद नेक्स्ट अमेंडमेंट क्या आया। नेक्स्ट हमारा पेज 5 पर है। मैं भी दिखा दूं आपको पेज 5। पेज 5 पर वैसे ही बताया था, उसमें कुछ नहीं है। देखो अगर हम मूवी देखने जाएं तो भाई जितना भी पैसा उसके ऊपर जीएसटी तो लगेगा लगेगा, दैट इज ए सर्विस। किसी भी जगह पे एंट्री कोई देता है वो भी सप्लाई के अंदर आता है, वो भी सर्विस माना जाएगा, लगेगा। तो लेट्स सी 500 रुपए का टिकट है तो साथ में जीएसटी लगेगा। लेकिन सिनेमा हॉल ने कहा भाई हम आपको ना इसके साथ कोल्ड ड्रिंक फ्री देंगे, बर्गर भी फ्री देंगे और टोटल पेमेंट आपसे 800 रुपए लेंगे। ये क्लैरिफाई किया इसमें क्या होगा। तो ये तो हमें पता है कंपोजिट सप्लाई का केस है। इस सारे के ऊपर जो मूवी का जो रेट है वो लग जाएगा, सर्विस का रेट जो है वो लग जाएगा। ये तो कंपोजिट सप्लाई है, सर्विस भी है और साथ में गुड्स भी हैं, मिक्स कर दिया है। तो मेन पार्ट क्या है, मूवी देखने गए तो मूवी का देखने का मेन पार्ट है, ये बीच में ऐड हो गया है। तो ये एक एक्सप्लेनेशन है, वो तो अंडरस्टूड है, बिना मतलब के बताने वाली बात है। आप एक बार यहीं से रीड कर लीजिएगा। सप्लाई ऑफ फूड बेवरेजेस एट सिनेमा हॉल्स टैक्सेबल एज रेस्टोरेंट सर्विस। Eating joint is a wide term which includes refreshment or eating stalls, kiosks, counters, restaurant, cinema. Cinema operator may run these refreshments, eating stalls, kiosks, counters, restaurant themselves, or they may give it on contract to third party. The customer may like to avail the services supplied by these restaurant. मतलब उसी बात को लिखा हुआ है कि आप अलग अलग लेंगे तो फिर तो अलग अलग रेट लगेगा ही। अगर मिला के दे देंगे आपको तो क्या माना जाएगा, इट विल बी कंसिडर टू बी ए कंपोजिट सप्लाई। और मूवी देखने गए तो उसका रेट लग जाएगा। तो आप एक बार अपने आप रीड करके देख लो, कुछ इसमें खास बताने वाला नहीं है।
इसके अलावा एक अगला अमेंडमेंट है पेज नंबर 6 पर, ये वाला पार्ट। इसमें भी कुछ खास बताने वाला नहीं है। वो कह रहे हैं कि अगर कोई सब्सिडरी कंपनी है, उसके पास होल्डिंग कंपनी के शेयर है, तो क्या इसे सर्विस माना जाएगा, जीएसटी लगेगा? देखो, शेयर होल्ड करने में कोई गुड्स की सप्लाई या सर्विस की सप्लाई नहीं है। होल्ड करने में कुछ नहीं है। अगर शेयर होल्ड किया और कोई सर्विस दिया है तो सर्विस है। तो उन्होंने सिंपली क्लैरिफाई किया, अगर कोई होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी के शेयर होल्ड करेगी तो उससे कोई सर्विस नहीं मानेगी, तो अंडरस्टूड है, मानी भी नहीं जाएगी। तो ये जो चैप्टर आईसीआई ने दिया था, सेकंड चैप्टर सप्लाई अंडर जीएसटी में 3 अमेंडमेंट बताए थे। एक ही मतलब का है, 2 तो ऐसे ही है। आप एक बार रीड करके देख लीजिए, इसमें कुछ भी समझाने वाला नहीं है। अब देखिए अगला अमेंडमेंट पेज नंबर 7 पर, ये है रिलेटेड टू रिवर्स चार्ज से कनेक्टेड। अब रिवर्स चार्ज से कनेक्टेड एक पार्ट था, वो ये था कि अगर कोई ईसीओ है लेट्स सी 9-5 का, ओला, उबर एटसेट्रा। तो गाड़ी मिस्टर एक्स की है, उबर जो है ये कस्टमर वाई को रेंट पे दे रही है, यानी मिस्टर एक्स उबर के थ्रू दे रहा है। तो ये पार्ट आपको पता है कि हम उबर को मानते थे सप्लायर और जीएसटी पेमेंट करने की ड्यूटी उबर की है। ये पार्ट हमने डिस्कस किया था। अब लेट्स सी ये टैक्स की बजाय पूरी बस उबर के थ्रू रेंट पे दे रहा है, तो भी उबर को सप्लायर माना जाएगा। इसमें एक चेंज ये आया, अगर कोई कंपनी है और वो ओमनी बस यानी फुल बस ओला उबर के थ्रू ईसीओ 9-5 के थ्रू अगर किसी को रेंट पे देती है, तो सप्लायर ओला उबर को नहीं माना जाएगा, इस कंपनी को ही माना जाएगा। बिकॉज ये कंपनी इस कैपेसिटी में है कि गवर्नमेंट को डायरेक्ट टैक्स दे सकती है। इसलिए ये एक छोटा चेंज कर दिया। मैं रिपीट कर रहा हूं, ईसीओ 9-5 वाले में सप्लायर हम ईसीओ को मानते थे, जीएसटी ईसीओ को देना है, ना कि जिसकी एक्चुअल गाड़ी है। लेकिन अगर ओमनी बस है और किसी कंपनी ने रेंट पर दी है, किसके थ्रू? ओला उबर के थ्रू, तो सप्लायर उस कंपनी को माना जाएगा, ओला उबर को नहीं। ये अमेंडमेंट है। पहले जरा मैं वो ओला उबर वाला बता देता हूं। देखिए ये है, टैक्स ऑन पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज बाय ओमनी बस एक्सेप्ट वेयर पर्सनल सर्विस थ्रू ईसीओ इज ए कंपनी। अगर कंपनी ईसीओ के थ्रू ओमनी बस रेंट पे देगी तो ईसीओ को सप्लायर नहीं माना जाएगा, किसको माना जाएगा? कंपनी को। द गवर्नमेंट में रिकमेंड, ये पूरा का पूरा पार्ट लिखा हुआ है। तो इसमें से मतलब की बात एक सेंटेंस की है, यही जो टॉप पे लिखा है ये मतलब की बात है। तो आप एक बार रीड करके देख लो। मतलब की बात इतनी है कि अगर किसी कंपनी ने ओमनी बस ओला उबर के थ्रू दी है, ईसीओ 9-5 के थ्रू दी है, तो ईसीओ 9-5 को सप्लाई नहीं माना जाएगा, किसको माना जाएगा? कंपनी को। एक बार रीड कर लीजिए। अब देखिए एक और अमेंडमेंट जो है वो ये है कि हमने उसमें डिस्कस किया था रिवर्स चार्ज में। एक पार्ट रिवर्स चार्ज में था कि अगर कोई कंपनी है, मान लो एबीसी लिमिटेड, इसका डायरेक्टर है मिस्टर एक्स, ये सर्विसेज कंपनी को देगा, तो इसमें रिवर्स चार्ज लगेगा और टैक्स हम कंपनी से लेंगे। रिवर्स चार्ज में पॉइंट था। तो लेट्स सी कि ये डायरेक्टर एज ए डायरेक्टर सर्विसेज नहीं दे रहा, कोई और सर्विस या गुड्स कंपनी को सप्लाई कर, क्या उस पर भी रिवर्स चार्ज लगेगा? नहीं। जैसे मान लो डायरेक्टर मिस्टर एक्स का एक शोरूम है,
वो शोरूम्स ने कंपनी को किराए पे दे दिया, उसी कंपनी को इसमें डायरेक्टर है, तो इसमें तो रिवर्स चार्ज का मतलब ही नहीं है, इसमें कोई रिवर्स चार्ज नहीं आएगा। तो ये क्लैरिफाई किया तो अंडरस्टूड है कि इसमें रिवर्स चार्ज का मतलब ही नहीं है। मैंने पहले 3rd नंबर वाला बता दिया था आपको, ये फर्स्ट वाला ये है, दिस वन इज द फर्स्ट वन। टैक्स ऑन सर्विसेज सप्लाइड बाय डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी इन इज पर्सनल कैपेसिटी सच रेंटिंग प्रॉपर्टी, मतलब कोई भी सर्विस या कोई भी गुड्स है जो एज ए डायरेक्टर उसने नहीं दी, एज ए कॉमन मैन दिया है, उस पर आरसीएम मिलेगा। तो अंडरस्टूड पार्ट है, एक बार रीड करके देख लीजिएगा। अब देखिए एक अगला पार्ट और था, वो पार्ट ये था कि अगर गवर्नमेंट सर्विसेज देती है पब्लिक को, अगर ये पोस्ट ऑफिस की सर्विस है तो इस पे रिवर्स चार्ज नहीं लगता। अगर ये सर्विसेज इन कनेक्शन विथ एयरक्राफ्ट या वेसल, इनसाइड आउटसाइड वाला एयरपोर्ट और सीपोर्ट वाला ध्यान आ गया आपको, इस पे भी रिवर्स चार्ज नहीं लगता। इसी तरह से ट्रांसपोर्टेशन गुड्स पैसेंजर, इसमें रिवर्स चार्ज नहीं लगता। बाकी गवर्नमेंट की सारी सर्विस में रिवर्स चार्ज लगता है। ये पार्ट आपको ध्यान होगा कि पोस्ट ऑफिस की सर्विसेज क्योंकि रिटेल सर्विस है, इसमें रिवर्स चार्ज नहीं लगता। और सर्विसेज प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट वेसल इनसाइड आउटसाइड द प्रीसिंक्ट्स ऑफ ए पोर्ट और एयरपोर्ट सीपोर्ट, उस पर भी लगता। और तीसरा ट्रांसपोर्ट, तो इसमें जहां पोस्ट ऑफिस लिखा था वहां एक और ऐड कर दिया, इंडियन रेलवे। लेकिन ये बात हमें पता है, इंडियन रेलवे हम क्लास में डिस्कस करते थे कि उस पर भी नहीं लगेगा। मान लो कोई फर्स्ट क्लास का टिकट खरीदने जाए तो उसके ऊपर कैसे लग जाएगा, तो रेलवे वर्ड और ऐड कर दिया है। जहां पोस्ट ऑफिस था, पोस्ट ऑफिस रेलवे और ऐड कर दिया, क्योंकि ये भी गवर्नमेंट है, इस पे भी रिवर्स चार्ज लगेगा। तो देखो जिस पार्ट को हम इससे डॉक्यूमेंट से चेक करते हैं कहां पे लिखा है। ये देखिए, ये फॉर्मेट आपको याद आ जाएगा, ये वाला फॉर्मेट, सर्विसेज सप्लाइड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, कोई रिवर्स चार्ज नहीं, एयरक्राफ्ट वेसल कोई रिवर्स चार्ज नहीं। इसी तरह से अगर रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी का ध्यान हो आपको, इसमें भी डिस्कस किया था, अगर गवर्नमेंट जो है रेंट पे देगी प्रॉपर्टी अनरजिस्टर्ड पर्सन को, उसमें भी रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसमें पोस्ट ऑफिस के साथ ये ऐड कर दिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, बस इतना किया है, ऐड किया है, इसमें भी रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। इसी तरह से सर्विसेज सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सक्लूडिंग मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इन रेलवे, जहां पे रिवर्स चार्ज लग रहा है वहां पे इसको हटा दिया है, जहां पे लग रहा है वहां से हटा दिया, नहीं लगेगा। और जहां नहीं लग रहा लिस्ट है उसमें ऐड कर दिया। देखो दो लिस्ट थी, एक लिस्ट थी कि यहां पे नहीं लगेगा और एक लिस्ट थी यहां पे लगेगा। ऊपर वाली लिस्ट जहां नहीं लगेगा उसको छोड़ दो, बाकी सब पे लगेगा। अब ये पार्ट आपको याद होगा, पुराना पार्ट। तो जहां लिखा था इनमें नहीं लगेगा, वहां पे रेलवे को ऐड कर दिया कि रेलवे भी इसमें आएगी, नहीं लगेगी। और जहां पे लगा था सर्विसेज में रिवर्स चार्ज लगेगा, वहां से रेलवे को एक्सक्लूड कर दिया। रेलवे को एक्सक्लूड कर दिया कि भाई रेलवे इस कैटेगरी में नहीं आएगी जहां पे लगेगा। तो ये दो बार लिखने की जरूरत नहीं थी, एक ही बार काफी था। ऊपर वाले में ऐड कर दिया, पोस्ट ऑफिस की कैटेगरी में ले आए, रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, बात खत्म होगी। बाकी सर्विसेज जो है रेलवे की उस पर लगेगा। तो ये वाला पार्ट था। और मैं जो वॉल्यूम 10 है, एडिशन 10, वॉल्यूम 10 नहीं एडिशन 10, उसका मैं पेज नंबर भी बता देता हूं जहां पे ये पार्ट था। जहां पे ये पार्ट लिखा हुआ है उसका मैं एक पेज नंबर भी बता देता हूं आपको, ताकि आप बाद में रीड करोगे तो कनेक्ट कर लोगे कि हाँ ये पार्ट था। देखिए पेज नंबर है 288, पेज नंबर 288 का पॉइंट नंबर है ये 5, सर्विसेज बाय गवर्नमेंट, ये पॉइंट है पेज 288 पॉइंट नंबर 5। और ये वॉल्यूम ये एडिशन 10 का है। इसमें जहां जो लिखा है ना डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, बस इसमें ऐड कर देना, क्या ऐड कर देना, इंडियन रेलवे, बस इतना ऐड कर देना, बाकी काम चल जाएगा। बाकी सारा सेम पार्ट है। देखिए जो पार्ट था पोस्ट ऑफिस का, वहां पे रेलवे को ऐड कर लिया। ये जो पेज नंबर मैं 288 बता रहा हूं, पॉइंट नंबर 5 बता रहा हूं, उसमें जहां पोस्ट ऑफिस लिखा ना मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ऐड कर लेना। प्लस जो एडिशनल 11 हमारा है उसमें सब इनकॉर्पोरेटेड है।
वो साइट पे अपलोड किया हुआ कोई भी डाउनलोड कर सकता है। तो पहले तो अपने एडिशन 10 में इनकॉर्पोरेट कर लेना, बात को समझ लेना। समझने के बाद जो एडिशन 11 है डाउनलोड कर लेना और डायरेक्ट उसमें रीड कर लेना, उसमें आपको सब इनकॉर्पोरेटेड मिल जाएगा। तो एक बार आप इसको रीड करके देख लो, 2 मिनट का टाइम मैं आपको दे रहा हूं, रीड कर लो, फिर डिस्कस करते हैं। अब देखिए इसमें एक पार्ट और, अब की बार से कुछ न्यू टॉपिक भी ऐड हुए हैं। पहला तो ऐड हुआ है बुक्स एंड अकाउंट्स, सेक्शन 35 एंड 36। अगर आपको ध्यान हो, ये मैंने ऑलरेडी करवाया था, एडिशन 10 में भी है, मैंने ये बोल के करवाया था। ये सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी करवा देता हूं, कुछ नहीं है। बस अब फर्क कितना हो गया, अब ये सिलेबस में भी है। नंबर 2, सेक्शन 51 रिलेटिंग टू टीडीएस एंड सेक्शन 52 रिलेटिंग टू टीसीएस। अब वो एडिशन 10 में मैंने सेक्शन 52 करवाया था, ईसीओ वाला, अमेजॉन फ्लिपकार्ट वाला, रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में इसका एक क्वेश्चन करवाया था, ये बोल के सिलेबस में नहीं है टीसीएस का पार्ट। अब इतना ही फर्क है कि अब ये सिलेबस में है, तो ये पार्ट भी ऐड हो गया। एक टीडीएस का पार्ट ऐड हुआ है, सेक्शन 51, 52 एक ही ऐड हुए है। तीसरा जो ऐड हुआ है वो हुआ है प्लेस ऑफ सप्लाई। 3 पार्ट ऐड हुए हैं। जो प्लेस ऑफ सप्लाई है उसमें एक पार्ट तो आता है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन इंडिया, सेक्शन 10, ये सिलेबस में ऐड हुआ है। दूसरा है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स आउटसाइड इंडिया, ये सेक्शन 11 है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। मैं तो वैसे नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूं कि अगर कंटिन्यूटी करें तो प्रॉपर्ली ऐसे बनता है, लेकिन ऐड जो हुआ सेक्शन 10 हुआ है, 11 नहीं। दोनों में क्या डिफरेंस है? सेक्शन 10 है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन इंडिया और ये है आउटसाइड इंडिया। एक ऐड हुआ है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन इंडिया, सेक्शन 12। एक है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया, सेक्शन 13। ये ऐड नहीं हुआ है, ये जस्ट नॉलेज के लिए बता रहा हूं आपको। ये चारों सेक्शन 10, 11, 12, 13 ये है आईजीएसटी एक्ट के। तो आईजीएसटी एक्ट से 2 पार्ट हमारे सिलेबस में आए, एक सेक्शन 10 आया है
और एक सेक्शन 12 आया। तो आप इसको नोट कर लो। नया पार्ट क्या आया, रिपीट कर रहा हूं। एक तो बुक्स एंड अकाउंट्स का पार्ट आया सेक्शन 35, 36। इसके साथ अगर रूल भी नोट करनी है तो रूल है 56, 57, 58। ये इसके 3 रूल है, 56, 57, 58। और टीडीएस टीसीएस का पार्ट आया है। प्लेस ऑफ सप्लाई में एक गुड्स का पार्ट है, एक सर्विस का पार्ट है, 2 सेक्शन गुड्स के, 2 सेक्शन सर्विसेज के। लेकिन हमारी सर्विस में गुड्स का एक सेक्शन आया 10 विद इन इंडिया, और एक सर्विसेज का है विद इन इंडिया। आउटसाइड इंडिया नहीं आया, दोनों में से आउटसाइड इंडिया नहीं आया। तो एक तो आप ये नोट कर लो क्या एक्स्ट्रा है, फिर मैं इससे अमेंडमेंट को मुझे कनेक्ट करना है। पहले एक बार देख लो नया क्या है, अच्छे से अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। अब ये पार्ट भी मैंने हमारी साइट के ऊपर अपलोड कर दिए हैं। आइकन 10 है, आइकन 10 में ये एडिशनल वाला पार्ट भी अपलोडेड है। मैं वीडियो में भी कवर कर दूंगा। एडिशनल वाला पार्ट मैं बता रहा हूं आपको अपलोडेड है, कवर कर दूंगा मैं वीडियो में भी। और जो हमारा नया एडिशन है 11th एडिशन, ये जो मैं अभी दिखा रहा था 11th एडिशन, ये साइट के ऊपर अपलोडेड है। हमारी साइट पे आइकन 11 में अपलोडेड है। आइकन 10 में तो अमेंडमेंट्स है, आइकन 11 में बुक्स है। बुक्स डाउनलोड करनी है तो आइकन 11 में जाना, अमेंडमेंट देखनी है तो आइकन 10 में जाना। वहां से ये आप डाउनलोड कर सकते हो, पूरा अवेलेबल है। वहां पे ये चैप्टर हैं, बुक के अंदर पूरे पूरे चैप्टर हैं। और मैंने एडिशनल आइकन 10 में भी अपलोड कर दिए, और मैं वीडियो में भी कवर कर दूंगा। ठीक है जी। अब अगर मैं बात करूं अमेंडमेंट की, तो आप अमेंडमेंट में देखो। आप इस अमेंडमेंट के बाद अगली अमेंडमेंट जो आ रही है, ये आ रही है प्लेस ऑफ सप्लाई की। अब ये प्लेस ऑफ गुड्स मैंने बताया कि ये इस बार से नया ऐड हुआ है। तो हमने जो नया ऐड किया है वो अमेंडमेंट इनकॉर्पोरेट करके किया है। ये अमेंडमेंट उसमें ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है। तो जब मैं आपको वो एडिशनल वाला पार्ट कराऊंगा तो ये पार्ट अपने आप हो जाएगा, अपने आप कवर हो जाएगा। मैं इससे कनेक्ट भी कर दूंगा कि इसमें क्या अमेंडमेंट आई थी, वो ऑलरेडी कवर्ड है। तो इसमें एक अमेंडमेंट तो ये है, और एक इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन और भी है। ये वाला देखो, क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग प्लेस ऑफ सप्लाई इनके सप्लाई सर्विसेज इन रेस्पेक्ट टू एडवर्टाइजिंग सेक्टर, ये भी है। तो जब मैं वो एडिशनल वाला वीडियो बताऊंगा, आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो इन दोनों को मैं मिला के बीच में एक्सप्लेन कर दूंगा, ये वाला भी, ये वाला भी। ठीक है जी। तो हम अब जा सकते हैं अगले अमेंडमेंट पे। अगला जो अमेंडमेंट है हमारा, वो रिलेटेड है एग्जेम्पशन फ्रॉम जीएसटी से। एग्जेम्पशन फ्रॉम जीएसटी से बीच में एक बात और आपको बता देता हूं, फिर ये टेकअप करेंगे। वो बात यह है कि आईसीएआई ने कुछ पार्ट डिलीट भी कर दिया सिलेबस से। एक तो रूल 42 डिलीट हो गया है, और एक रूल 43 डिलीट हो गया। ये डिलीट भी हो गया। आपके पास होगा एडिशन 10, उसका मैं पेज नंबर भी बता देता हूं जहां पे ये है और जो डिलीट हो गया है, ताकि आपको ढूंढने में प्रॉब्लम ना आए। सीधा वहां देख लेना, मैं बता देता हूं कहां पे है ये जो डिलीट हुआ है। देखिए पेज नंबर 20, एडिशन 10, पेज नंबर 120, रूल 42 डिलीट, उसके साथ अगले पेज पर रूल 43 डिलीट, और इसके कुछ एक इलस्ट्रेशन दिए हुए हैं, अंडरस्टूड है वो भी डिलीट। ये ध्यान रखना, ये पार्ट हमारा डिलीट हो गया। दिस इज रूल 42, रूल 43 आईटीसी के चैप्टर में है, आईटीसी के चैप्टर में। इतना पार्ट देखिए, फिर मैं आगे बताता हूं आपको। देखिए अभी तक जो अमेंडमेंट्स हमने किए हैं वो एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। पहला अमेंडमेंट तो है
कि जो पहले एक्शनेबल क्लेम 3 जो थे ना वो टैक्सेबल थे, अब इसमें 3 और आगे हैं, कैसीनो, हॉर्स रेसिंग वगैरह, वो भी टैक्सेबल रहेंगे। और साथ में डेफिनेशन आ गई है ऑनलाइन गेमिंग की और ऑनलाइन मनी गेमिंग की। दूसरा जो अमेंडमेंट है, अगर मूवीज वगैरह देखने जाते हैं और टिकट में खाने पीने की चीजें भी इंक्लूडेड है तो उसे कंपोजिट सप्लाई माना जाएगा। और मेन सप्लाई तो भाई मूवी देखना है, उसका रेट सब पे लग जाएगा। तीसरा था कि जो होल्डिंग कंपनी है वो सब्सिडरी कंपनी के अगर शेयर्स होल्ड करती है तो खाली शेयर्स होल्ड करने से कोई सर्विस रेंडर नहीं हो रही, उस पर कोई जीएसटी लगेगा। चौथा अमेंडमेंट था कि अगर कोई डायरेक्टर है कंपनी को सर्विसेज देता है तो रिवर्स चार्ज लगेगा, लेकिन वो एज ए डायरेक्टर सर्विस ना देके इन जनरल कोई और सर्विस दिया एज ए कॉमन मैन तो अंडरस्टूड एज पे रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। फिर पांचवा जो अमेंडमेंट था वो ये था कि गवर्नमेंट अगर सर्विसेज किसी को देती है तो रिवर्स चार्ज लगता है, 3 केस में नहीं लगता। एक पोस्ट ऑफिस की सर्विसेज, एक सर्विसेज इनसाइड आउटसाइड द प्रीमिसेस ऑफ एयरपोर्ट सीपोर्ट, और एक ट्रांसपोर्ट गुड्स पैसेंजर। तो पोस्ट ऑफिस वाले में एक पार्ट और ऐड कर दिया, सर्विसेज बाय इंडियन रेलवे। उसके बाद फिर एक अमेंडमेंट था कि अगर ईसीओ कोई सर्विस देता है, ईसीओ, तो टैक्स ईसीओ को देना है, बट गवर्नमेंट सेज कि अगर ओमनी बस किराए पे दी है ईसीओ के थ्रू किसी कंपनी ने तो ईसीओ नहीं देगा, वो कंपनी जो है जीएसटी गवर्नमेंट को देगी। फिर एक प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड एग्जेम्पशन है। प्लेस ऑफ सप्लाई हमारे सिलेबस में न्यू पार्ट ऐड हुआ है। प्लेस ऑफ सप्लाई गुड्स विद इन इंडिया ऐड हुआ है, आउटसाइड इंडिया नहीं, एंड प्लेस ऑफ सप्लाई सर्विसेज विद इन इंडिया हुआ है, आउटसाइड इंडिया नहीं। इतना पार्ट हमने किया था। अगला अमेंडमेंट हम स्टार्ट करेंगे एग्जेम्पशन फ्रॉम जीएसटी। अब देखिए अगला जो अमेंडमेंट है वो है एग्जेम्पशन से। एग्जेम्पशन से क्या अमेंडमेंट है देखो, एक ये पहले हमने स्टडी किया था, सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज सप्लाइड बाय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या अंतरिक्ष ऑर्गेनाइजेशन। तो गवर्नमेंट ने ये वर्ड काट दिया सप्लाइड बाय दिस। इसको प्राइवेटाइज करने के लिए, इसको बिजनेस बनाने के लिए, इंडिया के अदर प्राइवेट पर्संस को भी ये एक्टिविटी प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने सबके लिए ओपन कर दिया। जो भी सैटेलाइट को लॉन्च करेगा उसकी सर्विसेज देगा और पेमेंट लेगा, उसके ऊपर कोई जीएसटी लगेगा। देखिए जो सैटेलाइट है उसको लॉन्च करने के लिए रॉकेट चाहिए, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होती है, उससे लॉन्च किया था। इंडिया की बड़ी एक्सपर्टाइज है इसमें और वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज का सैटेलाइट इंडिया ने लॉन्च किया है। तो गवर्नमेंट वांट कि खाली यही ऑर्गेनाइजेशन क्यों, कोई भी लॉन्च करे, हम सबको एग्जेम्पशन दे देंगे। तो ये एक छोटा सा एग्जेम्पशन बीच के अंदर आया है। इसके बाद ये वाला पार्ट हमने कहा था गवर्नमेंट की बहुत सारी सर्विसेज एग्जेम्प्ट है, लेकिन कुछ सर्विसेज टैक्सेबल है। कौन सी? एक तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की टैक्सेबल है, एक सर्विसेज इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट और वेसल इनसाइड आउटसाइड एयरपोर्ट सीपोर्ट, और एक था ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स पैसेंजर, और एक इसके अलावा और सर्विस थी। तो जहां डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट था वहां मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और ऐड कर दिया, यानी इनकी भी जो सर्विसेज है वो टैक्सेबल है। ये वही जैसे रिवर्स चार्ज में ऐड किया ना, सब जगह ये ऐड कर दिया। जहां भी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट लिखा है वहां ये भी ऐड कर दिया, और इनकी सर्विसेज भी टैक्सेबल है इन्हीं की तरह से, जैसे रिवर्स चार्ज में ऐड किया है बिल्कुल वैसे। ये देखो पूरे गवर्नमेंट वाले में सब जगह ऐड कर दिया, जहां भी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट लिखा हुआ है सब जगह इसकी एडिशन कर दी है। हर जगह सेम अमेंडमेंट है, रेलवे जो सर्विसेज देगा वो टैक्सेबल है। उसी बात को बार बार हर जगह ऐड किया हुआ है। मतलब का अमेंडमेंट एक सेंटेंस का है, जैसे पोस्ट ऑफिस की सर्विस टैक्सेबल है वैसे रेलवे की भी टैक्सेबल है। इसके अलावा कि ये नई सर्विस ऐड हुई है जो एग्जम्प्ट है, सर्विस प्रोवाइडेड टू ए गवर्नमेंटल अथॉरिटी बाय वे वाटर सप्लाई, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, कंजर्वेंसी वगैरह वगैरह। मान लीजिएगा दिल्ली गवर्नमेंट है और एक नई कॉलोनी बनी है, उसके अंदर पाइपलाइन बिछानी है पानी के लिए। तो किसी कंपनी को ठेका दिया भी आप सारी सड़क को तोड़ के और डीप सीवरेज सिस्टम, वाटर लाइन सब बिछाओ, कितना पेमेंट लोगे? मालूम उन्होंने कहा 200 करोड़ रुपया, तो इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। इसी तरह से कोई हॉस्पिटल बनवाना है तो गवर्नमेंट काम तो सारे प्राइवेट लोगों से ही करवाती है, तो इनका जो बिल होगा उसके अंदर जीएसटी नहीं लगेगा। ये सर्विसेज अगर हम देंगे
तो एक बार आप रीड करके देख लो, याद कर लीजिएगा, ये वाली सर्विस पर जीएसटी नहीं लगेगा। फाइनली देखिए, अब नेक्स्ट पार्ट लेट्स सी। एग्जेम्पशन वाली अमेंडमेंट्स के बाद अब नेक्स्ट है पेज 19 पर। ये है पेज 19 पर वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब इसमें क्या अमेंडमेंट आया लेट्स सी। देखिए, गुड्स के केस में अगर पर्सन एडवांस मनी रिसीव करता है तो इसका कोई इंपैक्ट टाइम ऑफ सप्लाई पे नहीं आता है। लेकिन सर्विसेज में अगर पर्सन एडवांस में रिसीव करता है, सर्विसेज में एडवांस, तो इसका इंपैक्ट टाइम ऑफ सप्लाई में आता है। अगर मैंने एडवांस आज ले लिया, सर्विसेज अभी नहीं दी है, इनवॉइस भी इशू नहीं की, दिस इज द टाइम ऑफ सप्लाई। तो अब जो एक्शनेबल क्लेम है, वो एक्शनेबल क्लेम आते हैं गुड्स में। गुड्स की डेफिनेशन में एक्शनेबल क्लेम है। तो अगर कोई एक्शनेबल क्लेम के करेक्शन में एडवांस मनी लेगा, जैसे ऑनलाइन मनी गिविंग में वो एडवांस मनी लेते हैं, तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, बिकॉज वो गुड्स का केस है। तो गवर्नमेंट ने इसको अमेंड कर दिया। ऑफ कोर्स एक्शनेबल क्लेम गुड्स है, लेकिन अगर आप एडवांस लोगे तो आपके ऊपर टाइम ऑफ सप्लाई के हिसाब से टैक्स लगेगा। तो आपका टाइम ऑफ सप्लाई उसे मान लिया जाएगा, यानी इस पर्पज के लिए गुड्स को सर्विस की कैटेगरी में डाल दिया, ओनली फॉर एक्शनेबल क्लेम। फिर बात देख लीजिएगा, गुड्स में अगर हम पैसा एडवांस में ले लें तो टाइम ऑफ सप्लाई पे कोई इंपैक्ट नहीं आता, क्योंकि वो गुड्स में एप्लीकेबल ही नहीं होता, वो सर्विसेज में एप्लीकेबल होता है। और जो एक्शनेबल क्लेम्स है वो गुड्स हैं, गुड्स की डेफिनेशन में है, सर्विसेज नहीं है वो। तो अगर कोई एक्शनेबल क्लेम्स के कनेक्शन में एडवांस मनी लेगा तो वो टैक्स नहीं देगा, बट गवर्नमेंट वांट टैक्स। जैसे ऑनलाइन मनी गेमिंग थी, महादेव ऐप था, उसके अंदर वो पेमेंट पहले एडवांस में देना पड़ेगा, अपने अकाउंट में कुछ एडवांस मनी डालनी पड़ेगी, एंड गवर्नमेंट वांट कि हम इसको टैक्स कर दे। तो उन्होंने ये अमेंडमेंट कर दिया। मैं अमेंडमेंट आपको रीड करवाता हूँ, क्या अमेंडमेंट आया देखिए। टैक्स टू बी पेड ऑन स्पेसिफाइड एक्सपेंडिचर एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट फॉर सच सप्लाईज। है तो ये गुड्स का पार्ट, लेकिन अगर हमें रिसीव किया एडवांस में तो टैक्स देना पड़ेगा। नोटिफिकेशन दिस स्टेटेड वाज अर्लियर इशूड टू एग्जेम्प्ट ऑल रजिस्टर्ड पर्सन रिक्वायरमेंट पेमेंट टैक्स एट द टाइम ऑफ रिसीप्ट एडवांस इन केस सप्लाई ऑफ गुड्स। ये नहीं लगता था, लेकिन अब खाली इसमें लगेगा। एंड प्रोवाइड्स फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स इन सच केसेस एट द टाइम ऑफ सप्लाई एज पर डे विद इफेक्ट फ्रॉम 1/10/23। क्या अमेंडमेंट आ गया? एक्शनेबल क्लेम्स के केस में इसे सर्विस की तरह ट्रीट करेंगे। Said person has been amended to exclude registered person making specified actionable claim as listed chapter 2 study this from the said exemption, so that in case of specified actionable claim the tax can be paid at the time receipt of payment or supply। असली पार्ट यही है, the tax can be paid at the time receipt of payment for supplies by the supplier। जब सप्लायर इसका पेमेंट रिसीव करेगा इमीडिएटली उसे टैक्स देना पड़ेगा, बिकॉज जब गुड्स में जो एग्जेम्पशन होता था, इसके केस में एग्जेम्पशन को विड्रॉ कर लिया। आप प्लीज द्वारा रीड कर लो। अब देखिए, नेक्स्ट अमेंडमेंट है रजिस्ट्रेशन में। रजिस्ट्रेशन में एक पार्ट था कि अगर कोई आधार ऑथेंटिकेट नहीं करवाता या ऑथेंटिकेट करवाने के लिए ऑप्शन ही नहीं देता, या ऑप्शन दिया था
फिर भी करवाता नहीं है ऑथेंटिकेट, या उसकी कोई और चेकिंग करनी है, जो भी डाटा है, डाटा बेस है उनका, उसके बेस पे तो उसकी फिजिकल चेकिंग जो है करेंगे, प्लेस की फिजिकल चेकिंग करेंगे। तो उसमें एक्ट में एक वर्ड लिखा होता है फिजिकल चेकिंग करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ द सेड पर्सन। मान लो मैंने अप्लाई किया रजिस्ट्रेशन के लिए और आधार ऑथेंटिकेट नहीं करवाया, तो कह रहे जी आप कहाँ से बिजनेस प्रोफेशन चलाते हो, आगे एक बार देखेंगे, चेक करेंगे तुम जेन्युइन हो के भी नहीं हो। तो साथ में लिखा था इन द प्रेजेंस ऑफ द सेड पर्सन। अब मान लो मुझे कहते जी वो चेकिंग करेंगे, तो मैंने कहा कब आओगे आप, उन्होंने कहा आ जाएंगे 5 से 10 दिन में। तो मैं 10 दिन घर पे बैठा रहूंगा और कहीं नहीं जा सकता, मेरी प्रेजेंस में होगी। तो उसमें से बस ये काट दिया इन द प्रेजेंस ऑफ सेड पर्सन, कि आप नहीं भी होंगे तो भी हम चेकिंग कर लेंगे, यानी आपको कोई एम्प्लॉय मिलेगा, कोई अथॉराइज पर्सन मिलेगा तो चेकिंग हो जाएगी। तो ये पार्ट देखिए, एक छोटा सा अमेंडमेंट बीच में है, दिस इज द पार्ट। ये पेज नंबर है 20, ये पेज 20 रजिस्ट्रेशन का पार्ट ये है, और ये अमेंडमेंट ये है, इन द प्रेजेंस ऑफ द सेड पर्सन। बस ये लाइन एक काट दी है, इन द प्रेजेंस ऑफ द सेड पर्सन, यानी अब फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे तो आप वहां मिलो ना मिलो कोई बात नहीं। तो एक तो आप ये चेक कर लो, ये इसमें चेंज आया, ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, बस हाँ फिर भी चेंज है। ठीक है, आगे भी यही बात चल रही है। इंस्टीट्यूट में क्या किया है कि जो अमेंडमेंट डालते हैं इंस्टीट्यूट, वो पहले पूरा सारा प्रोविजन लिख देते हैं। वो सारा पढ़ने में बल्कि और कन्फ्यूजन क्रिएट होती है कि पता नहीं लगता है अमेंडमेंट कहाँ हुआ है। अमेंडमेंट बस इतना ही है। अब देखिए इसमें अगला जो है नंबर 2 वो ये है। अब आप ध्यान करिए, एक रूल था 10A, द रूल वाज 10A। इसमें था कि जो आपकी बैंक डिटेल है रजिस्ट्रेशन के बाद वो आपको देनी है, और वो टाइम पीरियड था 45 डेज, या फिर जो GSTR 3B भरने की डेट है वो विच एवर इज अर्लियर। ये एक रूल था 10A। इसको बदल के इधर तो कर दिया 30 डेज और इधर कर दिया GSTR 1। GSTR 1 कह लो या इनवाइस फर्निशिंग फैसिलिटी IFF कह लो, विच एवर इज अर्लियर, ये कर दिया। जो रूल 10A था, पुरानी बुक का मैं पेज नंबर लिख देता हूं कहां था, वो पेज नंबर 159 पर है। जो पुरानी वाली बुक है उसका पेज नंबर 159 है, 10th एडिशन, उस पर ये रूल है 10A। उसको आप रीड कर लेना। पहले था 45 डेज और 3B, उसको काट के कर देना 30 डेज और IFF। देखो इसको एक बार रीड करके चेक कर लीजिएगा, मैं एक बार वहां से भी दिखाता हूं आपको। ये यहां कर दिया, बैंक डिटेल्स ऑफ द अकाउंट कार्ड टू फर्निश by the applicant within 30 days of grant before filing GSTR 1 और IFF which is earlier। बस यही पार्ट है, बाकी तो यही लिखा हुआ है। तो एक बार इसको देख लो। अब देखिए इसमें नेक्स्ट पार्ट, पहले एक पार्ट था कि अगर आपका जो डिटेल है GSTR 3B में, वो GSTR 1 की डिटेल या 2B या 3B, ये आपस में डिफर करते हैं। डिफर कैसे करते हैं? जैसे मान लो GSTR 1 में मैंने कहा जी मेरा टैक्स बनता है 20 लाख, और 3B में लग दिया नहीं 18 लाख बनता है, तो इससे गलत है। इसमें 20 लिखा, इसमें 18। या मेरा जो टेस्ट रेट है वो बनता है 2 लाख या 11 लाख मान लो, और मैंने लिख दिया 15 लाख है, तो ये मिसमैच जो है उसके लिए गवर्नमेंट से हम आपको नोटिस देंगे और 30 डेज के अंदर अंदर आपको रिप्लाई करना है, वरना आपका सर्टिफिकेट हम सस्पेंड कर देंगे। ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा, सिस्टम में फीड कर देंगे, सस्पेंड हो जाएगा। तो इसके अंदर रूल 10A वाली बात भी भर दी है कि अगर रूल 10A के आपने वायलेशन किया, आपको नोटिस मिलेगा और आप नहीं सुनोगे तो हम आपका जो सर्टिफिकेट है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड कर देंगे। तो ये पार्ट पेज 23 पे है, जरा रीड कर लेते हैं 23 पर। देखिए यहां से ये वो रूल है 21A2A हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड। इससे पहले एक पार्ट था ये वाला कि रिटर्न का मिसमैच, अब इसे दूसरा पार्ट डाल दिया 10A का।
दूसरा पार्ट इसमें 10A का भी डाल दिया, लेट्स सी कौन से, ये ऐड कर दिया, ये अमेंडमेंट है कि अगर कोई कॉन्ट्रावेंशन है 10A का या मिसमैच है, दोनों ही केस में आपका सर्टिफिकेट सस्पेंड, रजिस्ट्रेशन ऑफ सच पर्सन शैल बी सस्पेंडेड. Said person shall be intimated in prescribed form by sending a communication of to his email address. पहले आपको नोटिस देंगे, provided at the time of registration or as amended from time to time. In this intimation for suspension and notice for cancellation of registration, the said difference and the anomalies are highlighted and the said person is asked to explain within 30 days as to why his registration should not be cancelled. Further, third provision has been inserted, Rule 21A, to provide that where the registration has been suspended as above for contravention provision of Rule 10A and it has not already been cancelled by the proper officer, the suspended registration shall be deemed to revoke. जो जैसे आप ये एनोमली पूरी कर दोगे तो उसके तुरंत बाद हम इसको रिवोक भी कर देंगे. ये देखिए लिखा हुआ है, हम इसको तुरंत बाद रिवोक भी कर देंगे अगर आप एनोमलीज को रिमूव कर देंगे. फर्दर, थर्ड प्रोविजन हैज बीन इंसर्टेड, रूल 21A(4) टू प्रोवाइड दैट वेयर बीन सस्पेंडेड. आपका सर्टिफिकेट सस्पेंड हुआ था बिकॉज आपने कॉन्ट्रावेंशन किया था, लेकिन सर्टिफिकेट अभी कैंसिल नहीं हुआ था, तो जो सस्पेंशन है रिवोक हो जाएगा. रजिस्ट्रेशन शैल बी डीम्ड टू बी रिवोक्ड. कब? अपॉन कंप्लायंस. अगर आप ये सारी कमियां पूरी कर देंगे तो हम इसको रिवोक कर देंगे. तो ये पार्ट एक बार देखिए, दोबारा फिर देख लीजिएगा कि ये रूल है जिसमें अमेंडमेंट हुआ है, रूल 21A(2)A कि अगर आप मिसमैच निकलेगा आपका या फिर मिसमैच निकलेगा, ये पार्ट पहले भी था, या फिर ये पार्ट ऐड हुआ है, 10A का वायलेशन है, तो सर्टिफिकेट आपका सस्पेंड हो जाएगा. नोटिस आपको दे देंगे, नहीं सुनोगे तो कैंसिल करेंगे और आप ठीक कर दोगे तो ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाएगा. एक बार रीड करके देख लीजिए. देखिए अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, अगर सर्टिफिकेट कैंसिल हो गया तो पहले ये था कि आपको रिवोक करवाना है. सर्टिफिकेट जो कैंसिल हो गया उसके लिए आपको 30 डेज मिलेंगे, फिर 30 डेज सीनियर ऑफिसर और बढ़ा सकता है, 30 डेज सीनियर ऑफिसर और बढ़ा सकता है, टोटल बन जाएंगे 90. अब ये कर दिया है, नॉर्मल 90 तो मिलेंगे और ऑफिसर जो है कंसर्न ऑफिसर 1 डेज और बढ़ा सकता है, यानी टोटल डेज आ जाएंगे 270. पहले था टोटल 90, अब हो गया 270. जो कैंसिलेशन रिवोक करवाने का टाइम पीरियड है उसमें अमेंडमेंट आया है, कैंसिलेशन रिवोक करवाने के लिए टाइम पीरियड को बढ़ा दिया है. तो लेट्स सी दैट टाइम पीरियड. टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इंक्रीज टू 90 डेज. पहले 30 था, फिर 30 दो बार बढ़ता था, अब एक्सटेंशन सीधा 180 का आएगा, 90 + 180 आएगा. परमिटेड ऑन सफिशिएंट रीजन, ए नीड वाज सेंस्ड टू एक्सटेंड द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन कैंसिलेशन. सर्टिफिकेट कैंसिल होने के बाद जब हम रिवोकेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो पहले सारी कमियां पूरी करनी पड़ेंगी. अब भाई कमियां पूरी करने में टाइम चाहिए, फिर कंसल्ट करना पड़ेगा, फिर जो कंसल्ट एक्सपर्ट है वो अप्लाई करेगा, टाइम चाहिए. इसलिए बहुत लोग ये कहते हैं जी टाइम पीरियड निकल गया, बताओ क्या करें, नया सर्ट रजिस्ट्रेशन तो मिलेगा नहीं, तो बिजनेस ही बंद हो जाएगा, इसलिए इसको बढ़ाया. फैसिलिटेट ए नीड वाज सेंस टू एक्सटेंड द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन कैंसिलेशन रजिस्ट्रेशन एज स्पेशली फॉर द बेनिफिट MSME सेक्टर, सिंस सेवरल टैक्सपेयर कुड नॉट फाइल देयर एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन रजिस्ट्रेशन विद इन द टाइम लिमिट. क्योंकि पहले सारी फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, फिर ही तो अप्लाई करेंगे, तो दैट विल टेक टाइम. Representation were issued by department to the effect that earlier time period 30 days normal time period plus 30 extension by additional joint commissioner plus 30. पहले 30 + 30 + 30 थी
for applying revocation cancel registration understanding was quite less. There was a need to increase this time limit. In large number of cases, small taxpayer could not apply in time for revocation due to lack of funds or other reasons, adversely affecting the business, and there was a need to bring them again in mainstream by giving them. इसलिए इसको बढ़ा दिया. तो सीधा सीधा आपको याद करना है 90, पहले था 30 + 30 + 30, नाउ 90 + 180. देखो एक बार रीड करके. अब देखिए नेक्स्ट पेज 25 पर. देखो पहले एक पार्ट था कि अगर मुझे सामान बेचना है ईसीओ के थ्रू, तो इस ईसीओ को 52 वाले को तो रजिस्ट्रेशन करवाना है. इसके अलावा जो सामान इसके थ्रू बेचेगा उसको भी करवाना है. सामान बेचने, अब जो गुड्स की सप्लाई करेगा उसको एक्सटेंशन दे दिया कि नॉर्मल लिमिट आपकी एप्लीकेबल होगी. पहले वो नॉर्मल लिमिट लगती थी, स्टार्टिंग से करवाना पड़ता था. उससे प्रॉब्लम ये आई थी, आजकल बहुत सारे लोग हैं छोटा छोटा बिजनेस स्टार्ट करते हैं, पहले दिन से ही अमेजोन के ऊपर सप्लाई. तो अमेजोन पे सप्लाई करने से वो ऑटोमेटिकली बड़े नहीं बनते, इसलिए इसको गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया कि आपको नॉर्मल लिमिट मिलेगी. अब क्या लिखा है थोड़ा सा रीड करके देखते हैं क्या लिखा. अनरजिस्टर्ड पर्सन विद एग्रीगेट टर्नओवर अप टू थ्रेशोल्ड लिमिट परमिटेड सप्लाई गुड्स थ्रू एसीओ as per section 24(9), persons who supply goods or services other than services notified under section 9(5) through ECO, who is required to collect TCS under 52 is required to obtain registration mandatorily. पहले था अगर 9(5) का इश्यू है तो इस पर आप सर्विसेज जब देंगे तो नॉर्मल लिमिट लगेगी. 9(5) जैसे ओला उबर है या अर्बन कंपनी है उनमें था, गुड्स में नहीं था. गुड्स में अब अलाउ कर दिया कि चलो ठीक है, गुड्स में भी आपको अलाउ कर देंगे. पर्सन मेकिंग सप्लाई ऑफ सर्विसेज थ्रू ईसीओ अदर देन सप्लाई स्पेसिफाइड 9(5) आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम obtaining रजिस्ट्रेशन विद एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ, जो भी मतलब आपकी टर्नओवर लिमिट है जिस भी स्टेट में उसके हिसाब से, चाहे वो 10 है, 20 या 40 है. इन केस ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स ऑफ मिजोरम, त्रिपुरा, नो सच एग्जम्पशन वाज अवेलेबल फॉर ए पर्सन सप्लाइंग गुड्स थ्रू सच ईसीओ. thus as per the relevant provision, unregistered persons were not permitted to make supply goods through ECO, who is required to collect TCS. However, suppliers supplying goods through offline were allowed. अगर मैं फिजिकल सेल करता हूँ ऑफलाइन तो मुझे लिमिट मिलेगी, इसके थ्रू नहीं था तो वो अब अलाउ कर दिया. Consequently, it was decided to provide an exemption up to threshold limit to the suppliers supplying goods through online. लेकिन आपको ECO के थ्रू अदर स्टेट्स में नहीं बेचना, सेम स्टेट में, और एक से ज्यादा स्टेट से सेल नहीं कर सकते. कंडीशन साथ में लगाई है. To bring them at par, those who are doing offline sale. Through ECO provided they are making only intra-state supply. ECO से सेल अलाउड है, नॉर्मल लिमिट आएगी. जैसे मान लो मैंने नई दुकान खोली और पहले ही दिन मैं अमेजोन पे आ गया, दिल्ली में हूँ, दिल्ली की लिमिट 40 लाख है, तो 40 लाख तक मैं सामान अमेजोन पे बेच सकता हूँ, कोई रजिस्ट्रेशन चाहिए. लेकिन मैं अमेजोन के थ्रू दिल्ली से बाहर नहीं बेच सकता, या मैं कोई जी मैं दिल्ली से ही बेचूंगा, मैं यूपी से बेचूंगा, मेरी 2 ब्रांचेज हैं, वो अलाउड नहीं है. एक ही स्टेट से बेचना, वो आगे लिखा हुआ है. सिंस इंटर स्टेट सप्लाई गुड्स हैज टू अदरवाइज ऑब्टेन कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन. द जीएसटी काउंसिल इन 47 मीटिंग हैड इन प्रिंसिपल अप्रूव्ड द स्कीम ऑफ अलाउइंग अनरजिस्टर्ड पर्सन टू मेक सप्लाई गुड्स थ्रू ईसीओ. दे वुड बी रिक्वायर्ड टू डिक्लेयर देयर पैन एंड प्रिंसिपल, वो सब तो है ही नॉर्मल सिस्टम, सो दैट इट कैन वेरीफाइड फ्रॉम दैट द टर्नओवर इज लेस देन थ्रेशोल्ड लिमिट. अकॉर्डिंगली विद इफेक्ट फ्रॉम यहां से आया ये 1/10/23, provided that the person making supply goods through ECO who is required to collect TCS under 52 and having a regular term in preceding financial year and the current fund not exceeding the threshold limit in accordance with provisions of 22 are exempted from obtaining registration. अब conditions ये लगाई है. Such person shall not make any interstate supply of goods. Such person shall not make supply goods through ECO in more than one state. Such person shall be required to have a PAN of course. Such person shall before making supply goods through ECO declare on the common portal. ये सब बातें बताएगा. पैन, एड्रेस ऑफ देयर प्लेस, स्टेट ड्यूटी इन विच शैल बी सब्जेक्टेड वैलिडेशन इन कॉमन पोर्टल. सच पर्सन हैव बीन ग्रांटेड एन एनरोलमेंट नंबर. रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं चाहिए, लेकिन एक और नंबर लेना पड़ेगा विच इज कॉल्ड एनरोलमेंट नंबर. जैसे ट्रांसपोर्टर होता है, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो भी उसे एक नंबर लेना पड़ता है विच इज कॉल्ड एनरोलमेंट नंबर.
सच पर्सन हैव बीन ग्रांटेड एनरोलमेंट, पता लग जाए, पहचान हो जाए कौन है ऑन द कौन पोर्टल, ऑन सक्सेसफुल वैलिडेशन ऑफ द पैन डिक्लेयर अब, अपनी इन्फॉर्मेशन दो, वैलिडेट कराओ। सच पर्सन शैल नॉट बी ग्रांटेड मोर देन वन एनरोलमेंट नंबर, एक ही स्टेट से सेल कर सकते हैं। नो सच गुड शैल बी मेड बाय सच पर्सन थ्रू ईसीओ अनलेस सच पर्सन हैव बीन ग्रांटेड एनरोलमेंट नंबर वे सच पर्सन आर सब्सिक्वेंटली ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन अंडर द एनरोलमेंट नंबर शैल सी। जब उन्हें रेगुलर रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा तब ये एनरोलमेंट नंबर खत्म हो जाएगा। एक बार पहले इतना रीड कर लो आप। रजिस्ट्रेशन में बस इतना ही चेंज है, रजिस्ट्रेशन में कोई चेंज नहीं, आप एक बार रीड कर लो यहां तक रजिस्ट्रेशन तक। हाँ भाई, दोबारा देख लीजिएगा एक बार। रजिस्ट्रेशन के जो अमेंडमेंट है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन के अमेंडमेंट क्या क्या अमेंडमेंट हुए। एक तो देखिए रजिस्ट्रेशन में ये अमेंडमेंट हुआ है कि जब फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे, फिजिकल वेरिफिकेशन, उस समय पहले जो भी पर्सन है जिसने एप्लीकेशन लगाई है उसका प्रेजेंट होना जरूरी था। अब उसकी जो प्रेजेंस की कंडीशन है उसको हटा दिया। दूसरा जो अमेंडमेंट आया है वो ये आया है कि भाई जो रूल 10A है, जो बैंक अकाउंट की डिटेल्स हैं वो 45 डेज नहीं, आपको 30 डेज में भरनी है। और द डेट ऑफ जीएसटीआर 3B विच एज अर्लियर की बजाय कर दिया और द डेट ऑफ जीएसटीआर 1 और द लास्ट डेट ऑफ IFF विच एज अर्लियर। तीसरा जो चेंज आया वो ये आया है कि आपका सर्टिफिकेट सस्पेंड हो जाएगा अगर कहीं मिसमैच मिला। जीएसटीआर 1 कुछ और कह रही है, 3B कुछ और कह रही है, 2B कुछ और कह रही है, 3B कुछ और कह रही है, सस्पेंड हो जाएगा। इसमें ऐड कर दिया 10A का वायोलेशन किया, टाइम पर बैंक डिटेल नहीं बताई तो भी आपको एक बार नोटिस दे देंगे, 30 डेज का टाइम देंगे। आप रेस्पॉन्ड नहीं करोगे, हम सस्पेंड कर देंगे सर्टिफिकेट को, रादर सस्पेंड करके नोटिस देंगे एक्सप्लेन करने के लिए। और जैसे आप एनोमली को ठीक करोगे ऑटोमेटिकली सस्पेंशन रिवोक हो जाएगी। एक पार्ट आया है कि टाइम पीरियड रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन, पहले था 30 + 30 + 30, नाउ इट इज 90 + 180। इसके अलावा पहले था कि जो भी ईसीओ के थ्रू 52 वाले ईसीओ के थ्रू गुड्स सप्लाई करेगा, स्टार्ट करते रजिस्ट्रेशन चाहिए। अब इसमें नॉर्मल लिमिट अप्लाई करेगी और नॉर्मल सर्विसेज में पहले ही नॉर्मल लिमिट लगती थी, चाहे ईसीओ 52 वाला हो, चाहे ईसीओ 52 वाला हो या फिर ईसीओ 9/5 वाला हो, सर्विसेज में पहले ही नॉर्मल लिमिट लगती थी, इसमें नहीं लगती थी। वो अब एप्लीकेबल कर दिया है, कंडीशन लगा दिया, आप इंटर स्टेट सप्लाई यहां से नहीं कर सकते और एक स्टेट से ज्यादा से नहीं कर सकते। एक आपको एनरोलमेंट नंबर लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं। ये सारे अमेंडमेंट्स हैं रजिस्ट्रेशन के। अब आइए टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट के पेज नंबर 27 पर। ये है टैक्स। तो पहला इसमें चेंज ये आया है जो ई इनवाइसिंग है। ई इनवाइसिंग के प्रोविजन पहले लगते थे अगर आपकी टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, 10 करोड़ से ज्यादा पर ई इनवाइसिंग के प्रोविजन थे, लेकिन अब अगर 5 करोड़ से ज्यादा है तो ई इनवाइसिंग के प्रोविजन लगेंगे। एक अमेंडमेंट तो ये आ गया। लेट्स सी। With effect from 1/10/20, invoicing was made mandatory for registered business with aggregate turnover based on any preceding year. स्टार्टिंग में 500 करोड़ था, फिर इसको चेंज करते रहे और फिर अब जो फाइनल आ गया वो ये आ गया। विद इफेक्ट फ्रॉम, ये अमेंडमेंट है 1/8/2003, such limit has been reduced to 5 करोड़। Thus invoicing has been made mandatory। तो एक तो ये अमेंडमेंट है, नोट कर लेना, लिमिट 5 करोड़ की है। और जो मेरा 11th एडिशन बुक का है जो साइट पे अपलोड किया हुआ, आप डाउनलोड कर सकते हो, उसमें सारा अमेंडेड मिलेगा आपको। कहीं कहीं अगर अमेंडेड नहीं होगा तो मैंने वहाँ क्लास में ठीक कराया होगा तो कोई बात नहीं, आप देख लेना, 99% अमेंडेड मिलेगा आपको। अब देखिए ये प्रोविजन तभी लगता है जब B2B सप्लाई हो।
B2B। अब इस B2B में एक कंफ्यूजन था। वो कंफ्यूजन ये था, मान लो मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूं और मैं रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहा हूं, जिसको हम बोलते हैं B2B। देखिए ये जो रजिस्टर्ड पर्सन है ये सेक्शन 51 की वजह से रजिस्टर्ड है। सेक्शन 51 की वजह से रजिस्टर्ड है। मान लो हरियाणा गवर्नमेंट है, हरियाणा गवर्नमेंट कोई सेल नहीं कर रही, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है वो सेल नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है, सर्विसेज ले रहा है, सामान ले रहा है। जैसे मान लो फ्लाईओवर बनवाना है हरियाणा में, एक फ्लाईओवर, तो एबीसी लिमिटेड बिल्डर है, वो इसे फ्लाईओवर बना के देगी। तो सेक्शन 51 में था कि जब ये पेमेंट करेगा तो उसका टीडीएस करेगा। टीडीएस वाला पार्ट इस साल से इंट्रोड्यूस जो है वो अभी हम करेंगे 51 एडिशनल टॉपिक में, तो और क्लियर हो जाएगा। तो इसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा जो भी टीडीएस करेगा, जबकि ये सप्लायर नहीं है, ये तो रिसिपिएंट है। तो क्वेश्चन ये है कि मान लो मैं सप्लाई इसको करूं, रजिस्टर्ड तो ये है ही, तो क्या ये इनवॉइसिंग के प्रोविजन लगेंगे? गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया लगेंगे। सामने वाला रजिस्टर्ड क्यों है, वो किसी भी काम से रजिस्टर्ड है तो उसके ऊपर वो प्रोविजन लगेंगे। देखो मैं आपको रीड करवा देता हूं ये पार्ट को, ये देखिए ये वाला पार्ट, एप्लीकेटेड ई इनवॉइसिंग टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पीएसयूज। वो रजिस्टर्ड इसलिए नहीं है कि उनकी टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस करे, इसलिए रजिस्टर्ड नहीं है। वो रजिस्टर्ड इसलिए है क्योंकि इनको टीडीएस करना है, और ये सेक्शन नया इंट्रोड्यूस हुआ है अब की बार। तो जब मैं एडिशनल टॉपिक करा दूं तो और बात समझ में आ जाएगी आपको कि 51 में रजिस्ट्रेशन क्यों करवाते हैं। क्योंकि जो भी पर्सन टैक्स काटेगा, ध्यान करो हमने इनकम टैक्स में भी कहा था, टैक्स काटेगा तो उसे एक टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर लेना पड़ेगा। उससे टैक्स आप हमारी अथॉरिटी के बिना नहीं काट सकते, तो प्रॉब्लम यहां भी है। तो ये उस तरह का रजिस्ट्रेशन है। द इशू विच अरोज फॉर कंसिडरेशन वाज वेदर ई इनवॉइसिंग इज एप्लीकेबल फॉर सप्लाईज मेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन हुज टर्नओवर एक्सीड प्रेस्क्राइब्ड थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर जनरेशन ऑफ इनवॉइसिंग टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। अब प्रॉब्लम यह है कि जिनको हम सप्लाई इनवॉइसिंग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जिनसे हम सप्लाई ले रहे हैं, क्या उनको हम पे इनवॉइस इशू करने हैं? गवर्नमेंट से यस। टू गवर्नमेंट एजेंसी लोकल अथॉरिटी विच आर रजिस्टर्ड सोनली फॉर द रिडक्शन टैक्स एट सोर्स। 51 में रजिस्टर्ड है, ये सप्लायर नहीं है, ये रिसिपिएंट है, उसे तो अभी लगेगा। इट इज क्लियर दैट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, एस्टैब्लिशमेंट, गवर्नमेंट एजेंसी, लोकल अथॉरिटी विच आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स अंडर दिस आर लायबल फॉर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। 51 की ऑपरेशन करवाना है। अब बात आई ई इनवॉइसिंग के पर्टिकुलर लगेंगे प्रोविजन लगेंगे। देयरफॉर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, एस्टैब्लिशमेंट, गवर्नमेंट एजेंसी, लोकल अथॉरिटी, पीएसयूज रजिस्टर्ड सोनली फॉर द पर्पस डिडक्शन दिस एज पर दिस आर टू बी ट्रेड रजिस्टर्ड पर्सन। ई इनवॉइसिंग के लिए इनको भी बाकी रजिस्टर्ड पर्सन की तरह से माना जाएगा। अकॉर्डिंगली इनके प्रोविजन लग जाएगा। रजिस्टर्ड पर्सन हुज टर्नओवर एक्सीड्स द प्रेस्क्राइब्ड थ्रेशोल्ड फॉर जनरेशन ऑफ इनवॉइसिंग इज रिक्वायर्ड टू इशू इनवॉइस फॉर द सप्लाईज मेड टू सच डिपार्टमेंट। ये असली बात है। अमेंडमेंट में इतना ही है, जो भी पर्सन इनको सप्लाई करेगा, क्योंकि ये रजिस्टर्ड है, चाहे रजिस्टर्ड 51 में है तो भी इनको इनवॉइसिंग इशू करनी है। ये प्लीज एक बार रीड करके देख लो। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट इज पेमेंट ऑफ टैक्स। पेमेंट ऑफ टैक्स में क्या अमेंडमेंट आया, लेट्स सी। देखिए मेरे पास आईटीसी है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड लेजर में सीजीएसटी का है 5 लाख या 4 लाख, एसजीएसटी का 4 लाख, आईजीएसटी का लेट्स सी 6 लाख। अब मैंने गलत आईजीएसटी का टेस्टेड ले लिया, 7 लाख और ले लिया, रोंगली अवेल्ड। तो सेक्शन 50 में प्रोविजन है कि आप इस तरह से गलत टेस्टेड ले लोगे, आपको वापस करना है, लेकिन इंटरेस्ट हम तब चार्ज करेंगे जब आप इसको यूटिलाइज कर लोगे। जब तक आप इसको यूटिलाइज नहीं करोगे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। तो मैं कोई डेट लिख देता हूं, जिस डेट को मैंने गलत लिया था 1/7/23 को। उसके बाद में व्हाट हैपेंड 1/1/24 को मैंने जो टेस्टेड यूटिलाइज किया
वो यूटिलाइज किया 8 लाख IGST। अब क्वेश्चन ये है कि क्या 6 लाख तो ये यूटिलाइज हो गया, 2 लाख तो कोई यूटिलाइज हो गया, तो क्या इस 2 लाख पर इंटरेस्ट चार्ज होगा कि नहीं होगा? 6 लाख मेरे पास था, 7 लाख गलत लिया। जब तक 7 लाख को यूज नहीं करूंगा सेक्शन 50 में मुझे इंटरेस्ट नहीं देना, तो मैंने आगे चल के 8 लाख यूज कर लिया, यानी 6 ये रहा, 2 ये यूज होगा, बैलेंस रिड्यूस हो गए, 5 लाख रह गया, तो इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो ये क्वेश्चन था, तो गवर्नमेंट ने इसको क्लैरिफाई किया, नहीं ये कैलकुलेशन ऐसे नहीं होगा, ये कैलकुलेशन ऐसे होगा, चेक करो टोटल आपके पास कितना था, टोटल था 14 लाख, 4 + 4 8 एंड 6 14, रोंगली अवेल किया 7, टोटल हुआ 21 लाख। जब आपका टोटल 7 लाख से कम आएगा तब इंटरेस्ट लगेगा। अभी मान लो मैंने 8 लाख यूटिलाइज कर लिया, तो क्या हुआ, मेरे पास बैलेंस रह गया, मेरे पास बैलेंस कितना रहेगा, 4 + 4 8 + 5 13 लाख का बैलेंस है। 4 + 4 8 एंड 5 13 का ये इंटरेस्ट तब लगेगा जब मेरा बैलेंस 7 लाख से कम आएगा। देखो ऑलरेडी मेरे पास 14 है, अगर मैं 14 तक अवेल कर लूं तो कोई बात नहीं, टोटल के हिसाब से देखा जाए तो 14 मेरे पास ऑलरेडी है, तो अभी बैलेंस जो आया है वो 7 अवेल करने के बाद 13 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब ये बैलेंस 7 से कम आएगा तब इंटरेस्ट लगेगा। देखो दोबारा फिर देख लो, जब मैंने गलत अवेल किया तो मेरे पास 14 था, 7 मैंने गलत अवेल करके 21 कर लिया, तो उसे अलग अलग नहीं देखने, मिला के देखने हैं। अब इस 21 में देखो 7 नॉर्मली अवेल्ड है, तो इस 21 में से मैं यूटिलाइज कर लूं 14 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 14 से ज्यादा यूज करूंगा तो बैलेंस 7 से कम आएगा तब इंटरेस्ट लगेगा। तो अभी अगर मैं IGST को अकेले देखूं, अकेले IGST को, तो इंटरेस्ट बन रहा है कि भी आपके पास 6 था, 7 आपने लिया और आपके पास बैलेंस 5 बजाय 7 से कम होगा। तो क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट का ये है कि आपको इंडिविजुअल नहीं चेक करना, ये टोटल करके चेक करना है। अगर मैं टोटल करूंगा तो फिर मैं बच जाऊंगा, टोटल करने पर मैं बच जाऊंगा, फर्क नहीं पड़ेगा। अभी मैंने जो यूज किया है वो 8 लाख यूज किया है, तो 8 लाख यूज कर भी लिया, तो बैलेंस कितना अभी मेरे पास 13 है। तो एक बार मैं टोटल एक बार और चेक कर देता हूं। पहले था 4 + 4 8 + 6 14, 7 मैंने गलत लिया 21, और जो मैंने यूज किया है वो 8 यूज किया है, 8 यूज करने पर मेरा बैलेंस 13 है। तो अभी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस केस में जब ये बैलेंस 7 से कम आएगा तब इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो एक बार आप चेक कर लो। मान लो मैं 13 में से 6 और यूज कर लेता हूं, तो भी क्या हुआ, मेरा बैलेंस 7 है, अब तभी भी मेरे पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अगर मैं अब यूज करूंगा तब इंटरेस्ट लगेगा। ये पार्ट है थ्योरी में लिखा हुआ है, मैंने प्रैक्टिकल में बता दिया आपको, यहां थ्योरी में लिखा हुआ है। अब मैं थ्योरी में रीड कराता हूं आपको, एक बार चेक कर लो, ये लिखा है थ्योरी में। एग्रीगेट देखना, इंडिविजुअल नहीं। क्लैरिफिकेशन ऑन दिस the issue which arose for consideration was whether in case of involving element of IGST credited by registered persons several thereof the calculation of interest under rule 88B, whether the balance of ITC available in electronic credit ledger under the head IGST only needs to be considered or total। ये असली बात है, आपको देखना टोटल ITC अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, तीनों हेड को मिला करके अकेले अकेले नहीं देखना। बस यही बात है, इसी को रिपीट 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 किया जा रहा है। आपको सिर्फ ये पार्ट देख लो, टोटल यहां से देख लो, टोटल ITC देखना आपको, टोटल ITC टोटल के हिसाब से देखना। टोटल मेरे पास 14 लाख तो पहले ही था, 7 मैंने ले लिया 21, और यूज कर लिया मैंने 8, बच गया 13, तो 7 से कम तो नहीं हुआ ना, अभी कोई प्रॉब्लम। जब 7 से कम होगा तब प्रॉब्लम होगी। एक बार आप और इसको रीड कर।
अब देखिए इसी में एक छोटा अमेंडमेंट और है, वो पहले अंडरस्टैंड करिए क्या अमेंडमेंट है। देखिए इस पार्ट को, आईटीसी मेरे पास है सीजीएसटी का, एसजीएसटी का, आईजीएसटी का। तो अभी हमने बात की टोटल करके देखना है। टोटल हमारे एग्जाम्पल में था 14 लाख, 7 लाख रोंगली अवेल्ड था, टोटल बना 21। हमने इसमें से अवेल किया था 8 लाख, बैलेंस था 13, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो 14 ऑलरेडी था यहां तक तो यूज कर सकते हैं। जब बैलेंस 7 से कम आएगा तब प्रॉब्लम है। इसमें से मैं 6 लाख और यूज कर लूं, 7 बैलेंस आ गया, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अगर 7 से कम हो जाएगा तो इंटरेस्ट लगेगा। ये पार्ट तो होता अभी बात की थी। अब लेट्स सी, मेरे पास आईटीसी कंपेंसेशन सेस का भी है। देखो वैसे तो कंपेंसेशन सेस सिलेबस का पार्ट ही नहीं है, लेकिन क्लैरिफिकेशन में थोड़ा इसका भी दे रखा है। पहले इंस्टीट्यूट ने 52 या 54 पेज का डॉक्यूमेंट इशू किया था अमेंडमेंट का, बाद में इसको चेंज करके ये वाला इशू कर दिया। उसमें भी पहले आउट ऑफ सिलेबस बहुत कुछ था, तो आउट ऑफ सिलेबस वाला सारा हटा करके फिर ये डॉक्यूमेंट इशू किया है। ठीक है, जो स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था आपको 34 पेज का। तो एनीवे कंपेंसेशन सेस का क्या है, मान लो इसका भी आईटी से है मेरे पास 8 लाख, तो क्वेश्चन ये है क्या इसको भी जोड़ के देखना है इसके बीच में? नहीं, इसका आईटीसी कंपेंसेशन सेस का सिर्फ अगर हमारे पास आउटपुट कंपेंसेशन सेस है तभी यूज हो सकता है। ये वाला इनमें मिक्स नहीं होता। कंपेंसेशन सेस का आईटीसी कभी यूज होगा जब आउटपुट कंपेंसेशन सेस होगी, उसी में यूज होगा, इसमें यूज नहीं होगा। मिक्सिंग अपनी अलाउड होती। तो क्या जब ये टोटल करेंगे तो क्या इसको भी टोटल में ले ले? नहीं, इसको नहीं लेना, ये अलग चीज है। तो एक ये क्लैरिफिकेशन है, दिखाता हूं आपको क्लैरिफिकेशन। ये इसमें ये डाला हुआ है, ये दिया हुआ है, वेदर द क्रेडिट ऑफ कंपेंसेशन सेस अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर shall be taken into account while calculating balance of ECL for the purpose of collection of interest under 88B in respect to wrongly availed this। क्या इसको भी इनमें मिलाना? बिल्कुल नहीं मिलाना। जो आईटीसी है कंपेंसेशन सेस का, वो इनमें नहीं मिलाना, वो अलग रहेगा। सिंस आईटीसी रेस्पेक्ट कंपेंसेशन कैन बी यूटिलाइज्ड ओनली टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ कंपेंसेशन सेस, दस क्रेडिट ऑफ कंपेंसेशन कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर पेमेंट एनी टैक्स। वो आपस में इंटरमिक्सिंग इनकी नहीं होती है, तो टोटल में भी नहीं मिलाना। कैन नॉट बी टेकन टू अकाउंट ऑल्टरनेट बैलेंस। तो ये वो रीड करके देख लो एक बार कि इसका अलग रहेगा, बाकियों का अलग रहेगा। देखिए पेमेंट ऑफ टैक्स में दोबारा फिर देख लीजिएगा। अगर टैक्स क्रेडिट रॉन्गली अवेल्ड है तो उसका सिस्टम सेक्शन 50 में दिया हुआ है, जो बुक में दिया हुआ हमने डिस्कस किया था। उसे मान लो आपने टैक्स क्रेडिट ले लिया 10 लाख का, लेकिन यूज नहीं किया, तो हम आपसे कोई इंटरेस्ट नहीं लेंगे, वापस कर दो। अगर आप यूज करोगे, जितना यूज करोगे, जिस डेट को यूज करोगे और जिस डेट को पेमेंट करोगे, उस बीच का इंटरेस्ट लगेगा। तो अब इसमें एक कंफ्यूजन ये आया कि रॉन्गली अवेल्ड है, मान लो आईजीएसटी, तो खाली आईजीएसटी का बैलेंस देखना है कि सबका मिला के देखना है। फिर अगला डाउट यह है क्या कंपेंसेशन सेस का आईटीसी बीच में मिला ले? बिल्कुल नहीं, वो अलग है और ये अलग है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है टीडीएस टीसीएस। अब देखो टीडीएस टीसीएस वाले में मैंने बताया आपको ये इस साल से नया इंट्रोड्यूस हुआ है, तो जब मैं आपको एडिशनल टॉपिक कराऊंगा तो ये उसको कवर कर दूंगा
उसमें अपडेट करके कवर कर दूंगे। वैसे आपको मैं यहां भी बता दूं कि इसमें क्या चेंज आया है। वो चेंज ये आया है कि जो ईसीओ है, ईसीओ सेक्शन 52 का, इसके केस में टीसीएस लगता है। टीडीएस में चेंज नहीं है, चेंज टीसीएस में आया। चैप्टर टीडीएस टीसीएस का है। तो जितने भी लोगों से टीसीएस लेंगे, जिस सबकी एक रिटर्न भरेंगे अगले महीने की 10 तारीख तक जीएसटीआर 8, ये एक स्टेटमेंट भरनी है, इनको रिटर्न भरनी है जीएसटीआर 8, और अगले महीने की 10 तारीख तक। और इसमें जिसका भी इन्होंने टीसीएस लिया है सबका लिस्ट बनाएंगे, ये गवर्नमेंट को देंगे, पोर्टल पे अपलोड करेंगे। और साथ साथ इन लोगों को भी बता देंगे सबको कि भी आपका टीसीएस हमने इतना लिया है। तो पहले तो था कोई भी भाई इनके थ्रू बेचेगा तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा, अभी हमने बात की है। इस साल से आ गया कि नॉर्मल थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशन अप्लाई करेगी, तो उनसे तो टीसीएस लेंगे ही नहीं, जिनका तो बनी रहा टैक्स। तो उनको इन्फॉर्मेशन देके क्या करेंगे, उनका तो कोई टीसीएस लिया ही नहीं ना। बस ये अमेंडमेंट में लिखा है कि जो भी रजिस्टर्ड पर्सन इनके थ्रू सेल करेंगे उनको बताएंगे, क्योंकि टीसीएस उन्हीं का होगा। और जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है उनका नहीं होगा, क्योंकि उनका टीसीएस है ही नहीं, तो उनको बताया क्या करेंगे। देखो इसको रीड करते हैं। ये है डिटेल ऑफ टीसीएस फर्निश्ड बाय इश्यू टू मेड अवेलेबल इलेक्ट्रॉनिक ओनली टू रजिस्टर्ड पर्सन। पहले तो जो भी इनके थ्रू सेल कर रहा था सारे रजिस्टर्ड थे, अब नहीं है। अब कोई रजिस्टर्ड होगा, कोई रजिस्टर्ड होगा। अनरजिस्टर्ड से टीसीएस नहीं लेना। उसको इन्फॉर्म करके क्या करेंगे। तो ये तो कोई अमेंडमेंट कोई खास बात बताने वाली नहीं है, पर फिर भी देखो डिटेल ऑफ टैक्स कलेक्टेड सोर्स अंडर 52(1), ये अमेंडमेंट फर्निश्ड बाय ईसीओ शैल बी मेड अवेलेबल ओनली टू ईच ऑफ द रजिस्टर्ड सप्लायर। अनरजिस्टर्ड को ये इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। देखो एक बार रीड करके। अब देखिए, जो हमारी साइट है एमकेजी एजुकेशन, उसका आइकन नंबर 10 है जिसमें अमेंडमेंट अपलोड की है। एक तो उसमें जीएसटी की ये अमेंडमेंट अपलोड की है जो मैं अभी आपको करवा रहा हूँ। एक जीएसटी की एडिशनल टॉपिक अपलोड की है, जो मैंने बोला 3 एडिशनल टॉपिक है। और एक उसमें इनकम टैक्स की अमेंडमेंट है जो अपलोड की है। तो ये 3 डॉक्यूमेंट उसके अंदर है। तो आप क्या करो, जैसे अभी एडिशनल टॉपिक का मैं वीडियो बनाऊंगा, आप रीडिंग पहले ही ले लो, डिटेल तो अवेलेबल है वहां। और इनकम टैक्स की अमेंडमेंट का भी रीडिंग पहले ही देख लो, इनकम टैक्स की अमेंडमेंट का। तो जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपको कंफर्टेबल हो जाएगा, बात जरा अच्छी समझ में आएगी। पहले ही रीड करके सारी मार्किंग करके रख लो, ठीक है जी। अब देखिए अगला अमेंडमेंट, अगला है फाइलिंग ऑफ रिटर्न का। अगला अमेंडमेंट है फाइलिंग रिटर्न का। देखिए फाइलिंग रिटर्न का क्या अमेंडमेंट है। जो हमारा जीएसटीआर 1 है या इनवाइस फर्निशिंग फैसिलिटी आईएफएफ, उनसे 2 केस में आपको ना तो रिटर्न भरने देंगे स्टेटमेंट आउटवर्ड सप्लाई की, ना ये भरने देंगे अगर आपने वायलेशन किया रूल 88D का या किया वायलेशन 10A का। 10A तो मैंने बता दिया 30 डेज में इंफॉर्मेशन देनी है। अब एक नया रूल आया 88D, इसका वायलेशन हुआ तो। अब रूल 88D क्या कह रहा है। रूल 88D ये कह रहा है कि मान लीजिएगा कि आपका जीएसटीआर 2B जो आपका आईटीसी बताता है वो बनता तो है आपका 8 लाख, और 3B में मान लो अवेल कर लिया आपने 11 लाख, यानी मिसमैच।
अगर ऐसा हुआ तो हम आपको नोटिस दे देंगे। नोटिस आएगा आपको रूल 88D में, और आपको कहेंगे 7 दिन के अंदर अंदर ये पैसा वापस करो, विद इंटरेस्ट वापस करो 7 दिन के अंदर अंदर, या फिर आप जवाब दो, एक्सप्लेन करो ये क्या हुआ है, क्यों हुआ है, वरना फिर आपसे हम ये अमाउंट रिकवर करेंगे, पेनल्टी और लगा देंगे। और अगर आप इसका वायलेशन है तो हम आपको रिटर्न भी नहीं भरने देंगे। तो ये दो पार्ट आपसे में कनेक्ट हो गए। तो थोड़ा सा पार्ट पहले मैं रीड करवाता हूं, फिर मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए थोड़ा सा पार्ट रीड कर लेते हैं। देखो ये पार्ट ये कह रहा है कि जब आप GSTR 1 भरोगे या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी की बात होगी तो हम आपको भरने नहीं देंगे, साइट पे आपको ऑप्शन मिलेगा नहीं। अगर आपने 88D का वायलेशन किया या रूल 10A का वायलेशन किया, दोनों में से किसी का, नीचे रूल 10A भी है, मैं वो दिखाता हूं। अगले पेज पे आ रहा है रूल 10A, वहां देख लेंगे। पहले इसको देखो, रजिस्टर्ड पर्सन टू हुम इंटीमेशन हैज बीन इश्यूड ऑन कॉमन पोर्टल अंडर प्रोविजन 88D। अगर आपका मिसमैच है, ITC आपने ज्यादा लिया है, तो आपको 88D में इंटीमेशन आ जाएगी, इन रेस्पेक्ट टू टैक्स पीरियड शैल नॉट बी अलाउड। उसके बाद क्या रिजल्ट निकलेगा, आप GSTR 1 या IFF नहीं भर सकते फॉर ए सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड, अगला जो टैक्स पीरियड होगा उसके लिए। या तो आप पेमेंट कर दो या आप जवाब दे दो, अनलेस ही हैज आइदर पेड द अमाउंट इक्वल टू द एक्सेस ऑफ ITC स्पेसिफाइड साइड इंटीमेशन और हैज फर्निश्ड रिप्लाई। रिप्लाई 7 दिन में देना होता है। एक्सप्लेन द रीजन रेस्पेक्ट टू द अमाउंट, आप एक्सप्लेन कर दो, आपका राइट सही है। अमाउंट ऑफ एक्सेस एज रिक्वायर्ड अंडर द प्रोविजन। या फिर आपने 10A का वायलेशन किया है, फिर दोबारा देखिए, रजिस्टर्ड पर्सन जिसको इंटीमेशन दे दी गई है, रूल 88D या नया रूल 88D क्या कह रही है, जितना आपका ITC बनता है 2B में, आपने किसी तरह ज्यादा अवेल कर लिया, गलत कर दिया, तो आपको इन्फॉर्म कर देंगे हम। इसकी इन्फॉर्मेशन के 7 डेज में जवाब देना होता है, और उसके बाद जो अगला टैक्स पीरियड आएगा हम आपको रिटर्न नहीं भरने देंगे, ये स्टेटमेंट ITC जो GSTR 1 है नहीं भरने देंगे, ठीक है। या आप ये वापस करो, जवाब दो। और सेम पार्ट 10A में है, रूल 10A में भी यही है। रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी अलाउड टू फर्निश दिस इफ ही हैज नॉट फर्निश डिटेल्स ऑफ दिस रूल 10A विद इन दिस टाइम, ठीक है। अब ये रूल 88D है क्या, जो भी हम कह रहे हैं मिसमैच वाला, वही बात द्वारा लिखी हुई है। मैनर ऑफ डीलिंग विद डिफरेंस, रूल 88D किसको डील कर रहा है, अगर डिफरेंस मिला, डिफरेंस किस में, जितना ITC बन रहा है और जितना आपने रिटर्न में ले रखा है उसके बीच में। जो रूल है एग्जैक्ट रूल, वो यहां से स्टार्ट होता है। मैं यहां से रीड कराता हूं रूल से, ये रहा, यहां से देखिए, ये न्यू रूल है 88D। रूल 88D याद करें ना, 88D, where amount of ITC availed by registered person in the return for a tax furnished by him in form GSTR 3B exceed the IC available to such person कोड में ऑटो जनरेट स्टेटमेंट। 2B में तो बनना आपका 4 लाख, ले रखा 8 लाख, इसमें बनना 6 लाख, ले रखा 10 लाख। बाय स्पेसिफिक अमाउंट गोल से छोटा मोटा डिफरेंस को छोड़ देंगे, कितने डिफरेंस तक देंगे नोटिस वो भी स्पेसिफाई होगा। सेट रजिस्टर शैल बी गिवन इंटीमेशन, उसको इन्फॉर्म कर देंगे हम इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल। कॉपी इंटीमेशन आपके मेल पे भी आ जाएगी, और ये इंटीमेशन आपको सारी बात बता देगी कि क्या है, और ये इंटीमेशन आपको सारी बात बता देगी और आपको डायरेक्ट करेगी। क्या डायरेक्ट करेगी, जो डिफरेंस है पेमेंट करो, पे एन अमाउंट इक्वल टू द एक्सेस, साथ में इंटरेस्ट भी दो जितने दिन आपने लेट किया है। और या फिर बताओ क्या बात है, अगर आपको लगता है आपको राइट, ये 7 दिन के अंदर अंदर करना है। अगर आप 7 दिन में कर दोगे तो इंटरेस्ट दे के बचे जाओगे, वरना पेनल्टी लगेगी। आइदर पे द अमाउंट इक्वल टू द ITC एक्सेस स्पेसिफाइड अलोंग विद इंटरेस्ट, और या फिर जवाब दो, और नहीं तो क्या करेंगे, पेनल्टी लगा देंगे। सेक्शन 73 में पेनल्टी लगती है, 74 में पेनल्टी लगती है। अच्छी खासी पेनल्टी आपके ऊपर लगा देंगे, विद इंटरेस्ट रिकवरी भी कर देंगे। इतना एक बार देख लो।
अब देखिए, ये तो अमेंडमेंट्स जीएसटी के थे जो इंस्टीट्यूट ने रिलीज किया ICAI ने। इसके अलावा 3-4 अमेंडमेंट छोटे छोटे हैं, वो मैं आपको और लिखवा रहा हूँ। वो इन अमेंडमेंट्स में नहीं है, वो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में कवर्ड होंगे, तो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, आप लिख लो। छोटे छोटे अमेंडमेंट है, 2-3 नोट करवा देता हूँ। सबसे पहला है अर्लियर persons covered in composition scheme were not allowed to sell goods through ECO. But now they are allowed to sell goods through ECO. But still they cannot सप्लाई सर्विसेज। देखो, आपको ध्यान होगा, कंपोजिशन वाले को ECO के थ्रू सेल करना अलाउड नहीं है, तो अब गुड्स की सेल अलाउ कर दी, सर्विसेज भी कर देते। सर्विसेज नहीं दे सकते ECO के थ्रू, कंपोजिशन स्कीम से बाहर। तो मेरे हिसाब से बेटर था गुड्स और सर्विस दोनों कर देते, लेकिन ध्यान रखना गुड्स है, सर्विस नहीं है। नंबर 2, ब्लॉक्ड क्रेडिट। सेक्शन 17(5) इस कैटेगरी में एक और ऐड कर दिया। इफ goods or services have been taken to comply with obligation of CSR, corporate social responsibility, under section 135 of Companies Act. Comma, no ITC shall be allowed for such input goods, सर्विसेज एटसेट्रा। देखिए, आई एम ए कंपनी, मुझे 50 लाख खर्च करना है गुड्स और सर्विसेज पर CSR में, यानी मैं खरीद के फ्री में कहीं ना कहीं दूंगा, खरीदूंगा दूंगा फ्री में, सोशल वर्क करूंगा। तो जब खरीदूंगा तो मुझसे बेचने वाला ITC ले लेगा। अब उसका मैं टेस्ट स्टडी मांग रहा हूं, तो उसे नहीं मिलेगा। ये बिजनेस का पार्ट नहीं है, ये अदर देन बिजनेस का पार्ट है। ये अमेंडमेंट है। तीसरा देखो, GSTR 1 हो, 3B हो, एनुअल स्टेटमेंट GST 9,
इन सब में क्या था, लेट होने पर पेनल्टी लगती है, लेकिन पेनल्टी की एक लिमिट है, हाईएस्ट इतनी लगेगी। तो बाई चांस पर्सन उतना डिले हो जाए कि वो हाईएस्ट पे पहुंच जाए तो वो रिटर्न फाइल ही नहीं करेगा, वो कहेगा हाईएस्ट तो लगी गई, अब मेरे को जब टाइम मिलेगा 10 साल बाद तब फाइल करूंगा। तो उसमें एक अपर टाइम पीरियड आ गया है, मैक्सिमम यहां तक कर सकते हो। तो देखिए GSTR 1 और 3B और 9 एटसेट्रा। इसी तरह से सेक्शन 52 वाले का GSTR 8 भी है। सारी जितनी भी रिटर्न है सब में एक सिस्टम कर दिया। कैन बी फाइल्ड मैक्सिमम विद इन 3 years फ्रॉम द ड्यू डेट of relevant return. Similarly, GSTR 8 ये कौन फाइल करता है, ECO 52 वाला। कैन बी फाइल्ड मैक्सिमम within 3 years from the relevant due date. बस ये 3 अमेंडमेंट और थे, सबके लिए अपर लिमिट आ गई है 3 साल। जो इनकी ड्यू डेट बनती है उससे 3 साल। ठीक है जी। तो ये GST की टोटल अमेंडमेंट है। ये मैं फिर बता दूं, जो बच्चे अभी मुझसे पढ़े हैं मई 24 के लिए, उनको देखने की जरूरत नहीं है। वो जो 11th एडिशन है इनकॉर्पोरेटेड है, कहीं कहीं इनकॉर्पोरेट नहीं थी तो मैंने क्लास में पढ़ाते हुए लिखवा दिया था, वो लेक्चर में मिलेगी। और जिन्होंने नवंबर 23 की कोचिंग ली थी, जिनके पास एडिशन नंबर 10 है, उनके लिए है ये। वो क्या करेंगे, इन अमेंडमेंट को लेके पहले अपनी एडिशन 10 में इनकॉर्पोरेट करके बात को समझ ले, फिर एडिशन 11 को डाउनलोड कर ले, उसमें सीधा सीधा मिल जाएगा, उनको मिक्सअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रेडी मिलेगा। बुक कोई भी डाउनलोड कर सकता है, हमारी साइट के ऊपर बुक है, कोई भी डाउनलोड कर ले। अब आजकल में मैं फिर जो एडिशनल टॉपिक है उसका वीडियो बना दूंगा, फिर आजकल में जो इनकम टैक्स की अमेंडमेंट है ज़्यादा नहीं है, उसका बना दूंगा। ठीक है जी। तो ये डॉक्यूमेंट मैं फिर बता दूं, अमेंडमेंट के सारे डॉक्यूमेंट मिलेंगे आइकन नंबर 10 mkgeducation.com पे, और जो बुक्स हैं वो मिलेगी आइकन नंबर 11 mkgeducation.com पे। तो जो एडिशनल टॉपिक है आप प्लीज एक बार रीड कर लो, मैं वीडियो बनाऊंगा। इनकम टैक्स की अमेंडमेंट का भी एक रीडिंग ले लो, मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है जी। थैंक यू सो मच।